नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। वैश्विक महामारी कोविड-19 में जहां एक तरफ कुछ लोग आपदा में अवसर तलाश करते हुए राजनीति करने और व्यक्तिगत रूप से फायदा लेने का मौका नहीं छोड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जिले में कई ऐसी स्वयंसेवी संस्थाएं, व्यक्ति, अधिकारी और कर्मचारी भी निस्वार्थ भाव से मानवता के लिए काम कर रहे थे और विषम परिस्थिति में भी लोगों का हौसला बढ़ा रहे थे। ऐसे लोगों को मैं शत नमन करता हूं। उक्ताशय की बात शुक्रवार के दोपहर को स्थानीय सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान सिवनी विधायक दिनेश राय ने कही। उन्होंने कहा कि जिले में बच्चों के लिए 50 बिस्तर वाला कोविड सेंटर बनाया जा रहा है। कोरोना काल में जहां 150 ऑक्सीजन सिलेंडर लगते थे, अब वहां 50 सिलेंडर लग रहे हैं। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सबसे ज्यादा जनता ने किया है। कोरोना की दूसरी लहर घातक थी। शासन प्रशासन को इस घातक लहर से निपटने के लिए काफी प्रयास करना पड़ा। इस दौरान कई ऐसे लोगों ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है जो निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। समाज से मिले सहयोग और आशीर्वाद से ही दूसरी लहर में नियंत्रण पाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए भी मध्य प्रदेश की सरकार, जिले के जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन अभी से सतर्क है। उस समय की भयावह स्थिति मैंने बहुत करीब से देखा हूँ। एक समय तो ऐसा भी आया कि लोग वहां अपने परिवार की डेड बॉडी के लिए प्रयास कर रहे हैं कि भैया समय पे मिल जाए, हम उनका अंतिम संस्कार कर लें। ऐसी स्थिति में जब मैं वहां जाता था तो मैं देखा तो मेरे को लगा कि इस समय मेरी ड्यूटी, मेरा कर्तव्य, मुझे जनता ने अगर विधायक बनाया है तो मैं अपनी जवाबदारी से हटू ना। भले मेरे भाई बीमार थे, भाई का उसी बीच में अंत हो गया। भाऊ नगर परिषद अध्यक्ष थे, उसके बाद मेरे छोटे दादाजी भी खत्म हो गए, लेकिन मैं उनकी अंतिम संस्कार करने के बाद दूसरे दिन से मैं पुनः अस्पतालों को दूरा जारी रखा। उसका सिर्फ रीजन ये था कि मेरे आने से एक ऐसा वातावरण बनता था कि जो दुखी है, परेशान है, उसको क्या मदद कर सकता हूँ। विधायक होने के नाते वो करता था और मेरे रहने से डॉक्टर, नर्स भी अपने समय पे ड्यूटी कर रही थी। जिन रूमों में डॉक्टर नहीं पहुंच पा रहे थे, मैं पीपी किट पहन के उनके रूमों में जाता था, उनसे समझता था क्या समस्या है, क्या दवाइयाँ चाहिए, क्या इलाज होना है। और डॉक्टरों को भी प्राइवेटली में चाहता था कि वो हमेशा उनके बीच में मध्य में रहें। इस काम को मैं निरंतर करता रहा, क्योंकि हम जनता के चुने हुए सेवक है, जिसको मैं कह सकता हूँ जनता के हम नौकर है, ना कि मालिक। और जब हमारे मालिक के ऊपर आपदा आई है तो कर्तव्य बनता है नौकर का कि वो अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से, दुख में खड़ा हो, भले ही सुख में अपनी जगह होती है, उसको समझते हुए मैंने लगातार उसमें प्रयास भी किया। ऑक्सीजन से लेके रेमडेसिविर और एक्स्ट्रा बेड, इनको डॉक्टर, नर्सें, इनकी सबकी भी भर्ती भी करवाई, रेमडेसिविर भी समय पर उपलब्ध कराया। ऑक्सीजन माननीय डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से भी लगातार हम बात करते रहे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिवनी के लिए हमेशा ध्यान दिया। हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन का एक प्लांट भी लगा और हम कह सकते हैं हमारे शहर की भी जितनी भी समाज सेवी संस्थाएं हैं जो करना चाह रही थी काम, उन्होंने खुल के काम किया। जो डॉक्टर, नर्सें, जो हमारे वार्ड बॉय, सीपा या और तमाम जो अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस वाले हो, चाहे हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हो, चाहे पीएचई विभाग के हो, नगर पालिका के हो, चाहे निजी विभाग, जिनने अच्छा काम किया उनको मैं चाहता हूँ सरकार का सम्मानित हो। और जिन्होंने लापरवाही की है उनके विरुद्ध कार्रवाई होना ही चाहिए। जो सरकारी नौकर है उसको नौकरी टाइप ही करना था, और जिसने इस नौकरी में सही वास्तव में ईमानदारी से काम नहीं किया वो दंडित हो, और जिसने अपना जान लगाकर ईमानदारी से काम किया उसको सम्मान मिले, जो मैं प्रयास करता रहा। विधायक जी, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे कि कोरोना के समय में आप ज्यादातर सोशल मीडिया में हमें देखने को मिलता था कि आप हॉस्पिटल के अंदर ऐसे ऐसे वार्डों में घूमते थे जहां कोविड के सारे पेशेंट थे, आप पीपीई किट पहन के जाते थे, अब उनसे हाथ मिलाते, उनसे उनको दवाइयाँ जो लगती थी, जो मास्क लगाते थे, उस बीच में क्या आपको कोरोना का कोई भय नहीं था? जबकि उस समय आपने अपने भैया, बड़े भाई साहब को भी खोया था। आपके मतलब सबसे बड़ी तकलीफ की बात थी कि आपने वो दर्द बहुत करीब से महसूस किया था। तो मैं वो जानना चाहता हूँ, उस समय आपको डर नहीं था या फिर आप अपना फर्ज निभाना चाहते थे? निश्चित है कि फर्ज हमारी पहली प्राथमिकता थी कि हमारा जो जनता को हमने अपने अधिकार के रूप में जब उनसे वोट मांगे, उन्होंने हमें जिताया, तो हमारा फिर कर्तव्य बन जाता है कि हम उसमें खड़े उतरे। उसी समय हमारे पिता तुल मेरे भाई का जाना मेरे लिए बहुत बड़ा दुखद घटना है, क्योंकि उनके ही रहते मैं राजनीति में आया और वो घर का और अपने व्यवसाय, उद्योग, मेरा व्यवसाय देखते थे, तो मैं जनता को ज्यादा समय देता था। मेरे को लगा जब मेरा भाई खोया मेरे को कितनी तकलीफ होती है, वही तकलीफ कितने परिवारों के माता पिता, भाई बहन, बच्चे, दादा दादी जा रहे हैं। क्यों ना मैं इस कोरोना काल में अपनी ड्यूटी लगाऊं। मौत तो आना है, निश्चित है, मौत एक बार आएगी, बार बार नहीं आएगी। बीमारी तो आज आई है, फिर आएगी। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमको प्रयास करना। अगर मौत हमारी शीशे लिखी है, कोरोना की सेवा करते लिखी, तो हमको इसमें हमें कोई गम नहीं, क्योंकि मरने के बाद कौन क्या जानता है। पता नहीं हम कितने साल जीते नहीं जीते। जब तक जिए हम ईमानदारी से जन सेवा करें, मानव सेवा करें। अगर हम यह नहीं कर सकते तो हमको चुनाव लड़ना नहीं चाहिए।
हमको विधायक नहीं बनना चाहिए, जनप्रतिनिधि नहीं बनना चाहिए। अगर हमें अपनी मौत से डर है तो ऐसा व्यक्ति वास्तव में इंसान दर्द बहुत करीब से महसूस किया था, तो मैं वो जानना चाहता हूँ उस समय आपको डर नहीं था या फिर आप अपना फर्ज निभाना चाहते थे? निश्चित है कि फर्ज हमारी पहली प्राथमिकता थी कि हमारा जो जनता को हमने अपने अधिकार के रूप में जब उनसे वोट मांगे, उन्होंने हमें जिताया, तो हमारा फिर कर्तव्य बन जाता है कि हम उसमें खड़े उतरे। उसी समय हमारे पिता तुल मेरे भाई का जाना मेरे लिए बहुत बड़ा दुखद घटना है, क्योंकि उनके ही रहते मैं राजनीति में आया और वो घर का और अपने व्यवसाय उद्योग मेरा व्यवसाय देखते थे, तो मैं जनता को ज्यादा से ज्यादा समय देता था। मेरे को लगा जब मेरे भाई खोया मेरे को कितनी तकलीफ होती है, वही तकलीफ कितने परिवारों के माता पिता भाई बहन बच्चे दादा दादी जा रहे हैं। क्यों ना मैं इस कोरोना काल में अपनी ड्यूटी लगाऊं। मौत तो आना है, निश्चित है, मौत एक बार आएगी, बार बार नहीं आएगी। बीमारी तो आज आई है फिर आएगी। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमको प्रयास करना। अगर मौत हमारी शीशे लिखी है, कोरोना की सेवा करते लिखी, तो हमको इसमें हमें कोई गम नहीं, क्योंकि मरने के बाद कौन क्या जानता है। पता नहीं हम कितने साल जीते नहीं जीते। जब तक जिए हम ईमानदारी से जन सेवा करें, मानव सेवा करें। अगर हम यह नहीं कर सकते तो हमको चुनाव लड़ना नहीं चाहिए, हमको विधायक नहीं बनना चाहिए, जनप्रतिनिधि नहीं बनना चाहिए। अगर हमें अपनी मौत से डर है तो ऐसा व्यक्ति वास्तव में इंसानियत नहीं है, वो इंसान के काम भी नहीं आएगा और ऐसा व्यक्ति जनप्रतिनिधि कराने लायक भी नहीं होता। उद्देश्य था कल को हम जब इस पद से उतरे हैं, इस पद में हैं, तो वो उंगली ना उठे कि हमको ऐसे मक्कार गद्दार को हमने अपना वोट देकर जिताया है, जो हमारे दुख में हमारे काम नहीं आ सकता। हमारा उद्देश्य था कि हम बार बार जाने से अधिकारी कर्मचारियों में कसावट आती थी, डॉक्टरों में कसावट आती थी, दवाइयों में जो कमियां थी, जो ऑक्सीजन में कमी थी, जो हमको और भी तत्कालिक उसमें सुविधाएं देनी थी, उसको लेकर माननीय सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, मंत्री गणों को, कलेक्टर को, एसपी को, सबको अवगत कराते थे। तत्काल उसमें उनको लाभ मिलता था, क्योंकि आम व्यक्ति हाई लेवल तक अपनी अप्रोच नहीं लगा सकते। कि हम ऐसे व्यक्ति हैं जो आम व्यक्ति के बीच से चुने हुए हैं, तो आम थे, तो लोग हमसे अपना दुख दर्द बांट सकते थे, बता सकते थे, समस्या हमको ध्यान दिला सकते थे, जिससे हम उन समस्याओं को हल करने का काम किया। जिंदगी है, जिंदगी जो मिली है उसको भरपूर हम चाहे सुख कर खुशी बना के जिए, चाहे दुख करके जिए मत जिंदगी जिए। जब तक है, जब तक अपनी सेवा करना हमारी जहां तक उद्देश्य। क्योंकि नेताओं को अक्सर लोग गाली लगते हैं, नेता सबसे ही लोग नफरत करते हैं, और नफरत करना भी चाहिए। जो वास्तव में हमारे विश्वास में खड़े ना उतरे, वो वास्तव में नेता नहीं, वो लेता है। और जब हम देने के लिए यहाँ पैदा हुए हैं, हमको बनाया है, तो हमको ये काम करना चाहिए। और हम कमाने के लिए बने, फिर क्यों नेतागिरी कर रहा है? और व्यवसाय करो ना, बेचने लगो, दारू बेचने लगो, जुआ सट्टा खिलाने लगो, पैसे ही कमाना है तुमको, अगर बड़ा आदमी बनना है। जब आपको जनप्रतिनिधि बनाया है तो आपको अपना दुख दर्द छोड़कर दूसरों के दुख दर्द बांटना ही पड़ेगा, तभी आप उस जनता के सेवक कहलाओगे।